हे गाइस, हाउस इट गोइंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हमारा एक क्लाइंट अकाउंट है जो फेसबुक एड्स रन कर रहा है और उसका कॉस्ट चला गया, द कैक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट चला गया था अराउंड 900 रुपीज। ठीक है, और फिर हमने क्या स्टेप्स लिए टू ऑप्टिमाइज द कॉस्ट, टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट। तो हमने क्या किया कि उसको वापस से, उसका एवरेज चलता है 500-550 के आसपास एवरी डे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट डेली का एवरेज, लेकिन कुछ लगभग 10-12 दिन लगातार, देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो समझ आता है, बट अगर लगातार 10-12 दिन से 800, 850, 900, 950 ऐसा चल रहा है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। सो आज इस वीडियो में आई एम गोना बी शेयरिंग विद यू सम टिप्स फ्रॉम माय ओन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस and things that we did to bring the cost back down to not 500 or 550, which was the usual average, but we actually brought it down to 430 including GST. So what were the steps we took? This video is about that. Now, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम जो देखते हैं, जो मैं टिपिकली देखता हूँ, वो मैं देखता हूँ कि क्लिक्स कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ CTR। अब मैं आपको सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैं क्या क्या चीजें नहीं देखता। ठीक है, किसके ऊपर हम डिसीजंस अपने बेस नहीं करते, मैं वो समझाता हूँ और ये भी समझाता हूँ क्यों नहीं करते। ठीक है, सो इवन दो मैं पहली चीज तो क्लिक्स देखता हूँ, मैं CTR देखता हूँ, राइट, क्लिक थ्रू रेट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट आई डू नॉट डू majority of the times is that I don't depend on such metrics. For example, CTRs, hold rate, hook rate, right? इन चीजों पे मैं डिपेंड नहीं करता बिल्कुल भी, और उसका रीजन ये है क्योंकि ये जितने भी सारे ये मेट्रिक्स हैं ना, ये मैनिपुलेटिव मेट्रिक्स हैं, बोल सकते हो उनको मैनिपुलेटिव। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऐसा बहुत बार मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे खुद के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मैंने ये देखा है कि कुछ एड्स जिनका क्लिक थ्रू रेट बहुत ही हाई है लेकिन कन्वर्जन नहीं होती, तो अगर लीड जनरेट कर रहे हो या कुछ सेल कर रहे हो फेसबुक एड्स के थ्रू एंड योर एड्स आर ड्राइविंग हाई क्लिक्स बट इट्स नॉट कन्वर्टिंग, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लुकिंग एट द क्लिक्स, बिकॉज यू विल बी लाइक यार क्लिक थ्रू रेट तो है। तो ये ऐसे मैट्रिक्स हैं जिसपे हम अपना मैं डिपेंड नहीं करता, मैं सिर्फ इनको देखता हूं जस्ट टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट potentially might be the areas that I need to work upon, but I don't really base my main decisions on these metrics, right? I hope this makes sense. So click through rate वाला बात हो गया। अब मैं hook rate और hold rate वाली बात भी बताता हूँ। मैंने ऐसे सिनारियोज भी देखे हैं कि एक एड है जिसका hook rate बहुत अमेजिंग है, hold rate बहुत बेकार है, और उसका CTR बहुत डाउन है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि इसका CTR लो है, थोड़ा बहुत कन्वर्जन्स दे रहा है, बट आपको लगेगा कि यार कन्वर्जन इसकी बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसका होल्ड रेट बढ़ाना चाहिए, बिकॉज परफॉर्मेंस मार्केटिंग टिपिकल कन्वेंशनल प्रोसेस तो यही समझाएगा ना आपको कि आप इन मैट्रिक्स को देखो और इनको इंप्रूव करो, तो आप होल्ड रेट को बढ़ाने की कोशिश करोगे। लेकिन क्या पता कि लेकिन ये मैनिपुलेटिव है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि ऐसे होने के बावजूद भी एड बहुत अच्छी परफॉर्म भी करती है या नहीं भी करती। तो ये सारे प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, ये CTR, हुक रेट, होल्ड रेट, ये सिर्फ आपको आइडिया देते हैं, बट ये कोई डेफिनेट रास्ता नहीं होता टू कंक्लूड कि क्या चीज ब्रोकन है आपके प्रोसेस में, आपके फनल में, आपके सेलिंग प्रोसेस में, आपके प्रोडक्ट में, आपके ऑफर में, आपके मार्केटिंग में। सिर्फ एक आइडिया सा देता है, पर ये डेफिनेट जब आंसर नहीं देता आपको। ठीक है, सो आज मैं आपको अब मैं समझाता हूं कि हमने क्या किया। ठीक है, उस अकाउंट पे तो सबसे पहले मैंने CTR देखा, क्लिक थ्रू रेट, तो मुझे दिखा कि क्लिक थ्रू रेट, अब क्योंकि ये ऑलरेडी रनिंग अकाउंट था, तो हम क्या करते हैं, जब भी किसी अकाउंट का कॉस्ट हाई हो जाता है पहले से और वो कंटिन्यू करता है, एक हफ्ते में तो हम पैनिक बटन नहीं दबाते हैं। हम टिपिकली अगर मैच्योर अकाउंट है तो हम 2 हफ्ते तक उसको खींचते हैं। अगर 2 हफ्ते तक परफॉर्मेंस बेकार हो गई, कॉस्ट बढ़ता ही चला जा रहा है, तो हम हिस्टोरिकल डेटा से कंपेयर करते हैं। तो मैंने CTR निकाला और मैंने CTR निकाल के ये चीज ऑब्जर्व करी कि हमारे जो गोल्डन डेज थे इन द लास्ट 30 डेज, हमारे जो गोल्डन डेज थे, मतलब जो बेस्ट परफॉर्मिंग डेज थे, उसमें CTR क्या था। तो मैंने कंपैरिजन चार्ट बनाना शुरू करा, बिफोर आफ्टर टाइप्स मान लो एक तरह से। ठीक है, मैंने बिफोर निकाला कि 30 दिन पहले अप्रोक्सीमेटली ये 3 वीक्स अगो
the customer acquisition cost was, say for example, 550 rupees, and now 3 weeks later the customer acquisition cost is, say for example, 900 rupees. So it's almost doubled. So I'll be like, okay, so CTR क्या था 550 वाले टाइम के उस हफ्ते में CTR क्या था? तो जब मैंने ये किया तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि CTR थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। तो मैंने बोला ओके, CTR डिक्रीज लिटिल, ठीक है। नेक्स्ट चीज, फिर मैंने नेक्स्ट चीज देखी कि जो क्लिक थ्रू रेट है, लेकिन जितने भी वो क्लिक्स आ रहे हैं उसमें से कितने वो आउटबाउंड क्लिक्स हैं जो लैंडिंग पेज तक पहुंच रहे हैं। बिकॉज ऐसा भी होता है ना कि लैंडिंग पेज तक पहुंचा ही नहीं, हो सकता है बॉट क्लिक्स हो सकता है लोगों को नेटवर्क ग्लिच होता है, नेटवर्क इश्यू होता है, वाईफाई डाउन होता है, कभी कभी हमारा लैंडिंग पेज, हमारी वेबसाइट डाउन हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, टेक्निकल ग्लिचेस तो आते रहते हैं। तो मेरे को ये भी देखना था कि कहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बिकॉज ये तो काफी चीजें ऐसी हैं जो शायद हम किसी हद तक ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या पता हम, अगर यही रीजन हो तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है एड्स लेवल पे, मुझे शायद अपना वेबसाइट को फिक्स करना है, अपने लैंडिंग पेज को फिक्स करना है, अपने फनल को फिक्स करना है, राइट। तो इसलिए ये मैट्रिक देखना जरूरी होता है। तो मैंने OBC टू LPV रेट देखा, आउटबाउंड क्लिक टू लैंडिंग पेज व्यू रेट, वो जब देखा तो वो तो सेम ही था, तो समझ आ गया कि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ठीक है, तो ये तो रीजन नहीं है। फिर हमने थर्ड चीज देखी। थर्ड चीज मैं जो देखता हूँ टिपिकली वो ये होती है कि अब CTR ये आया, फिर लैंडिंग पेज आउटबाउंड क्लिक से लैंडिंग पेज व्यू रेट इतना आया, फिर मैं देखता हूं कि लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट कितना है। मोस्टली क्या होता है, 3 ऐसे सिचुएशन में 3 एरियाज में प्रॉब्लम दिखती है मेरे एक्सपीरियंस से, मतलब 90% ऑफ द टाइम्स यही दिक्कत होती है। एरिया नंबर 1 इज CPM, या तो CPM कॉस्ट हाई हो जाता है। एरिया नंबर 2 इज CTR, ठीक है, CTR वाले एरिया में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये मेट्रिक हो गया CTR, वो डाउन हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, क्लिक्स कम हो जाते हैं। एंड द थर्ड, एक्सक्यूज मी, थर्ड इज कन्वर्जन रेट, लैंडिंग पेज का कन्वर्जन रेट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब मैंने जब इनका देखा, इस क्लाइंट की इसकी बात कर रहा हूं, तो इनका CTR थोड़ा डिक्रीज था, लैंडिंग आउटबाउंड क्लिक टू लैंडिंग पेज व्यू रेट सेम था, लेकिन इनका लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट डिक्रीज था। तो CTR भी थोड़ा डिक्रीज था और लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट डिक्रीज था। फिर मैंने देखा अच्छा CPM क्या है, और मुझे देखा कि CPM भी थोड़ा हाई है, अभी हाई हो गया है CPM इसका। तो मैंने देखा ओके, CPM भी हाई हो गया है। फिर मैंने चेक करा, अब क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन बना ऑफ थिंग्स, ये जो बनी, ये चीज मुझे बताती है, क्योंकि CPM हाई हो रहा है, और मैं ये बहुत अच्छे से समझता हूं कि मेटा रीटारगेटिंग अपने आप करती है, और मैंने ऐसे बहुत वीडियोस पहले शेयर करे हैं, प्रूफ के साथ करे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि क्या, तो प्लीज जाओ पिछले वीडियोस देखो, समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो और हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो 1 कैंपेन मेथड होता है, हमारा खुद का इंटरनल बनाया प्रोसेस है, और हजारों जगहों से मैंने सीखा, इम्प्लीमेंट किया, बहुत कुछ गलतियां करी 1000, ठीक है, और फिर करके फाइनली हमने अपना SOP बनाया, जिसको हम बोलते हैं, मैं बोलता हूँ हमारी एजेंसी में 1 कैंपेन मेथड, OCM, ठीक है। तो मेटा अपने आप रीटारगेट करता है। रीटारगेटिंग एड्स जब ज्यादा हो जाती, जब याद करो, चलो आप इस चीज को छोड़ो, आज ये वीडियो उसके बारे में नहीं है, एक चीज समझाता हूँ। जब आप अपने एड्स में रीटारगेटिंग एड्स रन करते हो, तो रीटारगेटिंग एड्स का CPM हाई होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो जब जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं, अगर मुझे दिखता है कि CPM भी हाई हो गया, CTR तो हाई हुआ ही हुआ, कन्वर्जन रेट भी डिक्रीज हुआ लैंडिंग पेज का, और CPM भी हाई हो गया, तो मुझे ये अंदाजा लग जाता है कि चांसेस बहुत हाई हैं कि ये एड्स ना सेम यूजर्स पे ज्यादा पहुंच रही हैं। तो इसको कंक्लूड कैसे करता हूं मैं? इसको कंक्लूड करता हूं फ्रीक्वेंसी देख के। तो मैं जाता हूं, फ्रीक्वेंसी एक अगला मेट्रिक होता है, उसको देखता हूं, फिर मैं समझता हूं कि यार उस हफ्ते में या उस पीरियड के दौरान जब मेरी कॉस्ट कैक विद इन माई टारगेट था या अराउंड माई टारगेट था, उसके अराउंड मेरी फ्रीक्वेंसी क्या थी, और अब मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है इस टाइम पीरियड में जब मेरा कॉस्ट बढ़ा। तो मैं देखता हूं कि फ्रीक्वेंसी में कुछ इंक्रीज दिखा मुझे होता हुआ, एंड 99% ऑफ द टाइम्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है ऐसे सिचुएशन में। तो मुझे ऑलरेडी पता ही है कि ये होता ही है, तो मैं मतलब बिना देखे भी बोल सकता हूं कि आप चेक करो तो मोस्ट लाइकली यही होगा, लेकिन फिर भी चेक करना तो जरूरी होता है, राइट।
अंधेरे में तीर तो नहीं चलाना। तो चेक करा तो फ्रीक्वेंसी भी हाई था। इससे मुझे समझ आया कि एड्स ज्यादातर, मतलब ज्यादातर नहीं, कुछ एक रेशियो में, परसेंटेज में एग्जिस्टिंग लोग जो ऑलरेडी एड्स देख चुके हैं या फिर एड्स से एंगेज कर चुके हैं, उन लोगों तक एड्स ये ज्यादा पहुंच रही हैं वापस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ नया नहीं आ रहा है। तो हमें दो चीज करनी होगी। तो क्या करना, तभी लैंडिंग पेज कन्वर्जन रेट भी डिक्रीज हो गया, समझे, तभी CTR भी डिक्रीज हो गया। इसीलिए तो मैंने हुक रेट नहीं देखा, मैंने होल्ड रेट नहीं देखा, मैंने ये कुछ नहीं देखा, और मैंने इन्हीं चीजों से कंक्लूड किया। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जो हमारा अभी डेली बजट चल रहा था 15,000 पर डे इस अकाउंट का, मैंने इसको डिक्रीज कर दिया, सीधा हम ले आए 7,000 पर डे पे, सीधा, सो हाफ कर दिया। ठीक है, अब ये मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि एक प्रोसेस है, अगेन ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस, कि हम जब भी ऑप्टिमाइज करते हैं तो हम एक स्पीड लिमिट होती है ना, जैसे हाईवेज पे गाड़ी चलाओ तो मिनिमम स्पीड लिमिट भी होती है, जैसे एक मैक्सिमम स्पीड लिमिट होती है, मिनिमम स्पीड लिमिट भी होती है। तो सेम उसी साइकोलॉजी से हमारी एड स्पेंड में हम एक मिनिमम, एक ऐसा रखते हैं कि मिनिमम स्पीड लिमिट से लो नहीं जाना हमको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मिनिमम स्पीड लिमिट इस अकाउंट पे 3,000 है तो मुझे पर डे का, तो मुझे उससे लो नहीं जाना, तो मैं डिक्रीज कर सकता हूँ कॉस्ट टू फिक्स थिंग्स, जब तक चीजें फिक्स होती है तब तक के लिए डिक्रीज कर सकता हूँ बजट, लेकिन एक अमाउंट है डेली का, उससे नीचे मुझे नहीं जाना। और वो हर अकाउंट का ना बढ़ता रहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ऐसा इसलिए करना है मुझे बिकॉज यार इतनी टाइम लगती है, मतलब लगता है इतना ज्यादा लगती है, इतना टाइम लगता है एक अकाउंट को ग्रो करने में, मैच्योर करने में, और वापस उसको अगर मैं मतलब 500 पर डे पे कर दूंगा ऐसे तो फिर कोई एंड ही नहीं है ना, फिर तो मतलब वापस कैसे उठाऊंगा। सो इसीलिए तो इस अकाउंट का हम जो रखते हैं वो मिनिमम स्पीड लिमिट वो 5,000 पर डे है। ठीक है, तो इसको हमने सीधा 7,000 पर डे पे करा, सीधा। ठीक है, ऐसा नहीं है 20% डिक्रीज करा, सीधा। क्योंकि मैं श्योर हो गया था और ये बहुत मैच्योर अकाउंट है, मतलब इसको हम 1.5 साल हो गया ऑलमोस्ट इसको हैंडल करते हुए। तो हमने 7,000 पर डे पे करा। 7,000 पर डे पे करते ही फिर हमने चीजें फिक्स करनी शुरू करी। तो हमने 4 नई एड्स टेस्ट करी, फिर उनको मास्टर कैंपेन में स्टैक करा, रीडू करी। बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट था, सेम एड्स थी, हमने बस उसको रीडू कर दिया। ठीक है, कुछ एड्स तो बिल्कुल ही सेम थी, हमने सिर्फ ये डिफरेंस था उनमें कि उसकी पुरानी एड्स एड कॉपी के साथ चल रही थी, हमने नई एड्स में एड कॉपी हटा दी, प्राइमरी टेक्स्ट होता है, हटा ही दिया बिल्कुल, सिर्फ हेडलाइन डाल दिया। तो कुछ तो ये ऐसा किया, और फिर हमने कुछ एड्स को रीडू करा। ठीक है, तो हमने नई एड्स लॉन्च करी, पहली चीज वही करी, सबसे पहली चीज ये थी। और उसके बाद हम वापस धीरे धीरे बजट बढ़ाना शुरू किया। तो हमने लगभग हफ्ता भर हमने एड्स टेस्ट करने में, हफ्ता 10 दिन लगाया 4 एड्स को, और उसको लॉन्च करने में। बस फिर वो लगाया, और वो लगाने के बाद, वो करने के बाद उनको मास्टर एड सेट में जो हम प्रोसेस फॉलो करते हैं उसमें स्टैक कर दिया विनिंग एड्स को, और फिर उसको चलने दिया। फिर देखा कि धीरे धीरे एड वो डिलीवर करनी शुरू हो रही थी, इंप्रेशंस, नई वाली एड्स। फिर हम बजट बढ़ाना हमने शुरू किया, और अभी थोड़ा रुके हुए हैं बिकॉज बीच में ये जब जिस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ तो बीच में दशहरा वगैरह भी आया था, अभी रिसेंट बात है ये, तो उसकी वजह से भी थोड़ा कॉस्ट इंक्रीज होता है, राइट। CPM बढ़ गया क्योंकि कम लोग ऑनलाइन आ रहे थे बिकॉज मे बी पीपल वर ट्रैवलिंग, सो ये रीजंस भी थे। तो हम एकदम से एक्सपोनेंशियली वापस ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन अब हम करेंगे। लेकिन अब कॉस्ट 430 450 के आसपास चल रहा है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। सेम, हमने ना प्रोडक्ट बदली, हमने ना कोई ज्यादा नई एड्स बनाई। ऑलरेडी बता देता हूँ, अच्छा ये भी कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि इस पे ऑलरेडी 11 से 12 विनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ऐड के, काफी मैच्योर अकाउंट है, तो काफी डेटा है इस अकाउंट के पास। लेकिन चाहे वो 10,000 पर डे स्पेंड कर रहा हो, या 20,000 पर डे स्पेंड कर रहा हो, या 50,000 पर डे स्पेंड कर रहा हो, प्रोसेस जो मैंने आपको बताया ना सेम ही है, और बस ये करना होता है। सो एक टिप जाते जाते सुन लो, ठीक है, कि अगर आपकी एड परफॉर्म नहीं कर रही, अगर आपने जस्ट लॉन्च किया और आपको सेल्स नहीं आती, आपका कॉस्ट हाई है, तो उसकी प्रॉब्लम आपकी 2 जगह ही होती है। और मैं सीक्वेंस में बताऊंगा कि कहां से शुरुआत करनी है आपको। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना, होपफुल मत रहना। मतलब होपफुल होना अच्छी बात है, बट बिजनेस में ना ये चलती ही नहीं है। मतलब यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल। अगर नहीं चल रहा ना, तो इसका मतलब ये मत सोचना यार मेरी एड्स बेकार है, यार मेरे को कोई कैंपेन स्ट्रैटेजी बता दो, यार मेरे को सीक्रेट बटन ढूंढ लेता हूँ या ढूंढ लेती हूँ, वो हिट कर दूंगी तो बस लाइफ सेट है।
या फिर यार मैं कोई एजेंसी को आउटसोर्स कर देता हूँ या कर देती हूँ, बस फिर मेरी लाइफ सेट है। उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको कन्वर्जन्स नहीं आ रही ना, तो प्रॉब्लम वो है जो आप मानने को शायद रेडी नहीं हो, कि आपके प्रोडक्ट में सेलिंग पावर नहीं है। और सेलिंग पावर का मतलब क्या हुआ? सेलिंग पावर का मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस भी हो सकता है, लीड जनरेट भी आप हो सकता कर रहे हो, आप जो भी बेच रहे हो या बेचना चाह रहे हो, उसमें उसकी पोजिशनिंग ठीक नहीं है। ठीक है, तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं मेरे इनर सर्कल को हमेशा, और अगर किसी की फेसबुक एड्स काम नहीं करती तो उसके 3 रीजन होते हैं। रीजन 1, मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी। उनकी मीडिया बाइंग स्ट्रैटेजी बहुत ही ब्रोकन है, ऑल ओवर द प्लेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। दे आर नॉट एबल टू लुक एट द हिस्टोरिकल डेटा एंड दे आर टेकिंग इनकरेक्ट डिसीजंस बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो दैट्स 1। ठीक है। Second is ad creative strategy. They don't really have any ad creative strategy. And the reason why they don't have an ad creative strategy is because of that brings me to the third reason. Third reason is the go-to market strategies is broken. GTM strategy is broken. अब GTM एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन इजी शब्दों में समझाऊं तो ऑफर प्रेजेंटेशन की, मतलब आपका प्रोडक्ट क्यों बेटर है किसी और से, आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, राइट? आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस कैसे अलग है, क्यों, कैसे बेटर है, अलग छोड़ो, बेटर। तो ये लोग ना नहीं समझ पाते हैं। और इन 3 एरियाज में कहीं सबसे पहली 90% ऑफ द टाइम्स द प्रॉब्लम इज इन द GTM स्ट्रेटेजी। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई व्हेन वी टेक अ क्लाइंट ऑन बोर्ड, we offer GTM strategy ideation as a part of our service. In India, hardly people understand the importance of it, and it pains me. I feel like crying that, oh my God, you guys are just wasting money going to people like shiny objects, and you don't really realize why you're not able to make money from ads, and you are thinking that a different agency will be able to do it better. Yeah, maybe, but जैसे मैं तो कितनी यार, मैं 80% क्लाइंट्स को हम रिजेक्ट कर देते हैं, प्रोस्पेक्ट्स को, नॉट बिकॉज वो लोग बेकार हैं, लोग सारे अच्छे हैं, बट उनकी GTM स्ट्रैटेजी बहुत ही पुअर होती है, और जिसकी वजह से ना उनको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है माइंडसेट वाइज टू मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस। और 80% ऑफ लोग नहीं होते, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, बहुत ही अडियल होते हैं। एंड इट्स गुड टू बी रिजिड, बट यू नो, doing the right thing at the right time, being like that kind of a person when the business is demanding. But जब business नहीं चल रहा होता तो वो डिमांड कर रहा होता है कि आप फ्लेक्सिबल बनो और चेंजेस करो। तो ये 90% ऑफ द टाइम्स GTM स्ट्रैटेजी ही ब्रोकन होती है, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी। और गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली, आसान शब्दों में, कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन कर रहे हो। जैसे आपका प्रोडक्ट हो सकता है, आपकी सर्विस हो सकती है, 4 तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, लेकिन कौन सी मेन कोर प्रॉब्लम को आप हाईलाइट करोगे अपनी मार्केटिंग में, अपने मार्केटिंग मैसेज में, अपनी ब्रांड पोजीशनिंग में, वो गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी डिसाइड करता है। आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को बेटर पोजीशन करोगे किसी और से, ये चीज गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी डिसाइड करता है। आप डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्या चूज करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक एड्स इज अ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, यू कैन से, तो ये चीज गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी डिसाइड करता है। तो ये होती है गो टू मार्केट स्ट्रैटेजीज। एंड यूजुअली पोजीशनिंग, ब्रांड पोजीशनिंग, की ब्रांड को कैसे पोजीशन करो, प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन करो, इन एरियाज में प्रॉब्लम होती है। और फिर क्योंकि ये क्लियर नहीं होता तो एड क्रिएटिव स्ट्रैटेजी नहीं होती, जिसकी वजह से वो एड क्रिएटिव्स में आर्टिकुलेट नहीं कर पाते ठीक से कि यार मतलब क्यों मेरा प्रोडक्ट खरीदो आप, मतलब। और मैं देखता हूं लोग ना, मतलब देखो डिजिटल प्रोडक्ट स्पेस में, क्योंकि हमारे पास क्लाइंट्स हैं डिजिटल प्रोडक्ट स्पेस में भी, कोचिंग, कोर्स क्रिएशन, उस वाले डोमेन में भी, तो उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। उसमें लोग गलती ये करते हैं एड क्रिएशन में कि वो सिर्फ फैंसी चीजें बनाने में लग जाते हैं और वो एजुकेट नहीं करते, इन्फॉर्म नहीं करते लोगों को, ठीक है। और ई कॉम बिजनेस में लोग ये गलती करते हैं कि ई कॉम बिजनेस में लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं बड़े ब्रांड से, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल वो देखते हैं, एग्जांपल देता हूँ, नाइकी की एड, ठीक है, जस्ट डू इट, इट्स वेरी अपलिफ्टिंग, वेरी इमोशनल, वेरी मोटिवेटिंग। They are basically trying to present that, hey, how confident you can feel when you wear Nike as a brand. But it is working for them because they are Nike, dude. That's why it's working for them. Brand, established brand, जब इस तरह की एक मासी, बहुत ही ज्यादा मासी एड्स बनाता है, फैंसी प्रोडक्शन एड्स, it works like a charm. But जब कोई छोटे ब्रांड्स या स्टार्टअप्स ऐसी एड बनाते हैं, it is not going to work because people will not trust you.
trust is the factor that is going to determine how many people are going to make that purchasing decision. And for that trust to be established correctly, you want to make sure that if you're just in the startup phase where you're just getting started and you don't have a lot of customers and market reputation, you want to inform people why you. So you have to understand कि कैसे उसको आर्टिकुलेट करना है, और आर्टिकुलेट तभी कर पाओगे जब गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी ठीक से डिफाइन होगी. अगर वो डिफाइन होगी तो एड क्रिएटिव स्ट्रेटेजी ठीक से डिफाइन होगी, और उस तरह से आप नए नए एड क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स लॉन्च कर पाओगे. दैट्स इट. सोचा आज इस वीडियो में यही शेयर करूंगा. बाकी बताना कैसा लगा वीडियो. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.